next topic which we are going to start today क्या है, that is coagulation of colloidal solution. So अगर हम इसे एक बहुत ही simple language में बोलें तो coagulation क्या है? Coagulation that is nothing but it is precipitation, right? So coagulation is precipitation. और अभी हमने इतनी कहानी पढ़ ली कि precipitation कब होगी? अगर हम positively charged सोल में या कोलॉइड में कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालें जो नेगेटिवली चार्ज हो, यही बोल रहे हैं ना, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट. और अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसमें हम क्या डालेंगे? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट. सो डेफिनेशन अगर लिखे कोएगुलेशन की तो डेफिनेशन क्या हुई? किस तरह से आप लिख सकते हो डेफिनेशन? फिनोमिनन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलॉइड ऑन एडिशन ऑफ अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट. तो जो ये कोएगुलेशन होती है वो कर क्या रही है? एक कोलॉइड को डिस्ट्रॉय कर रही है. क्योंकि अगर एक कोलॉइड की प्रेसिपिटेशन हो जाए या एक कोलॉइड कोएगुलेट हो जाए तो वो कोलॉइड डिस्ट्रॉय हो जाता है. जनरली जो अनस्टेबल कोलॉइड्स होते हैं वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जैसे दूध है, इफ यू केप्ट मिल्क तो क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद बाहर ही रखा है, टेम्परेचर मेंटेन हम नहीं कर रहे तो वो फट जाएगा. स्पेशली जो ग्वाले से लिया होता है दूध वो जल्दी फट जाता है क्योंकि उसमें कोई भी स्टेबलाइजर नहीं डाल रखा है. ओके, तो coagulation basically it is leading to what? It is leading to destruction of. इस destruction के लिए एक साइंटिस्ट था जिसने कुछ रूल्स दे दिए. His name was Hardy-Schulze. This is important from examination point of view. Hardy-Schulze rules या laws क्या बोलता है? First law जो है वो ये बोलता है that the colloid must be introduced to an oppositely charged ion. वही जो ऊपर हमने लिखा है oppositely charged ion, कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट. सो ये फर्स्ट लॉ बोलता है. ठीक है. सेकेंड लॉ इसका ये बोलता है मोर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोलाइट मोर इज द टेंडेंसी टू कोएगुलेट. और इस कोएगुलेशन टेंडेंसी टू coagulate, इस coagulation tendency को हम क्या बुलाते हैं? This is known as coagulation power या it is also known as flocculation power. So तीन words अब एक जैसे हैं, precipitation, ठीक है, coagulation और flocculation, तीनों एक ही चीज है. So अगर क्वेश्चन में कोई भी तीनों में से एक भी वर्ड आ जाता है तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है. All three are the same, right? सो जितना ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर होगा उतनी उसकी टेंडेंसी टू कोएगुलेट मोर होगी और जितनी ज्यादा टेंडेंसी टू कोएगुलेट होगी उतना ही कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा. ठीक है. सो थर्ड उसने बोला, एक और चीज इंट्रोड्यूस करी उसने, दैट इज फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू. फ्लॉक्यूलेटिंग और कोएगुलेटिंग वैल्यू ये एक नंबर है जो हर एक आयन के लिए दिया गया. ठीक है. और ये जो फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लॉक्यूलेटिंग पावर. फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू और फ्लॉक्यूलेटिंग पावर दो अलग अलग चीजें हैं. जितना ज्यादा फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू होगा उतनी कम फ्लॉक्यूलेटिंग पावर होगी. सो लेट्स एक्सप्लेन द सेकेंड वन वंस अगेन. हम बोल रहे हैं मोर द चार्ज. सो इफ वी आर टेकिंग Na पॉजिटिव, we are taking Mg2 positive and we are taking Al3 positive. So सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है?
Al3 पॉजिटिव के ऊपर, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर भी किसकी होगी? Al3 पॉजिटिव की, फिर Mg2 पॉजिटिव की और फिर Na पॉजिटिव की, राइट। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज भी ले सकते हैं, Cl नेगेटिव ले लेते हैं, SO4 2 नेगेटिव ले लेते हैं, PO4 3 नेगेटिव ले लेते हैं, राइट। सो अब इसमें सबसे ज्यादा चार्ज PO4 के ऊपर है, तो इसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर SO4 की और फिर Cl नेगेटिव की। तो इसी को एक और न्यूमेरिक वैल्यू दे दी सिर्फ, which is known as what? It is known as the फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू। जैसे Na पॉजिटिव जब लेते हैं तो Na पॉजिटिव की फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 51, राइट। वेयर एज जब हम Al3 पॉजिटिव की फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू लेते हैं दैट इज 0.093, ठीक है। सो हम लास्ट वाले उसमें क्या बोल रहे हैं, जितनी ज्यादा फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू उतनी कम फ्लोक्यूलेटिंग पावर। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव की फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 51, तो फ्लोक्यूलेटिंग पावर को क्या होगा? लेस, और वो इस वाले को सपोर्ट कर रहा है ना। Al3 पॉजिटिव की फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू 0.093, तो सबसे ज्यादा फ्लोक्यूलेटिंग पावर किसकी है? Al3 पॉजिटिव। तो ये दोनों जो लॉज है या रूल्स है या पॉइंट्स है सेकंड और थर्ड, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट Hardy-Schulz रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसके ऊपर हमने स्टार लगाना है, ठीक है। अब अगर सपोज हमको कंपैरिजन दिया जाए कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए गए हैं और उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में से हमें एक की, दोनों की फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू पता है, एक की फ्लोक्यूलेटिंग पावर पता है, तो दूसरे की फ्लोक्यूलेटिंग पावर हमको कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्या? द फॉर्मूला विच वी कैन यूज इज फ्लोक्यूलेटिंग पावर of first electrolyte upon flocculating power of second electrolyte, that is equal to flocculating value of second electrolyte, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपॉन क्या? सो अब हमें पता है फ्लोक्यूलेटिंग पावर एक की, हमें पता है फ्लोक्यूलेटिंग पावर दूसरे की, और एक की हमें फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू पता है, तो दूसरे की फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से ना, राइट। सो ये इसी को कर रहा है, इसी को हमने सिर्फ दो की कंपैरिजन ले ली है कि फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोक्यूलेटिंग पावर। दिस इज द Hardy-Schulz रूल, ओके। अब Hardy-Schulz क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है कोलॉइड को, पर कोलॉइड को तो हमें बचाना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो रोज दूध फटता रहेगा घर में, isn't it? So उसके लिए अब एक और चीज पढ़नी पड़ेगी which is protection of। साइंटिस्ट क्या क्या करते रहते थे, कभी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कभी बचा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ अपने लिए काम और साथ में हमारे लिए भी, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, दो तरह के कोलॉइड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रेपरेशन भी हमने उन्हीं की थी। एक लियोफिलिक, दूसरा लियोफोबिक। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि लियोफिलिक जो है वो वैसे ही अनस्टेबल है, जैसे जेली पढ़ते हैं हम, लियोफिलिक तो अनस्टेबल ही है, जेली स्टेबल थोड़ी ना है, रिवर्सिबल होते हैं लियोफिलिक, लियोफोबिक होते हैं स्टेबल, पर उनको ज्यादा स्टेबल। लियोफिलिक में क्या है? लियोफिलिक हमने पढ़ा था कि दे आर रिवर्सिबल, लियोफिलिक आर रिवर्सिबल। जब जेली हम रखते हैं तो हम उनको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग अलग कर सकते हैं इजीली बाय चेंजिंग द टेम्परेचर कंडीशंस। यही पढ़ा है हमने। लियोफिलिक के साथ जेली याद रखो ना, जेली को हमने पढ़ा था कि जब हम उसको जेली को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, वो जेली बन जाती है। जब हम फ्रिज से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ पानी है, इट्स स्वीट वाटर, तो उसमें वो टेस्ट स्वीट भी नहीं होता है, जेली इज नॉट सो स्वीट। तो यू जेलेटिन ऑल्सो इज द सेम, जेलेटिन को अगर हम फ्रिज के अंदर रखेंगे तो इट विल बिकम अ कोलॉइड,
जब हम बाहर रखते हैं इज जस्ट अ सोल्यूशन, ठीक है। सो लियोफोबिक जो है वो मोस्टली स्टेबल है, पर अगर हम लियोफोबिक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तब वो कोएगुलेट होंगे, अदरवाइज नहीं होते हैं कोएगुलेट। अगर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तब वो कोएगुलेट होते हैं। ओके, सो अब यहां पे जब प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स करनी है तो ये लियोफिलिक लियोफोबिक को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे कि अगर सपोज ये लियोफोबिक कोलॉइड है, ठीक है, ये जो लियोफिलिक है इसके सराउंड एक लेयर बना लेता है, राइट। अब ये लेयर में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट लियोफिलिक तक ही पहुंचेगा, लियोफोबिक तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर वो लियोफोबिक तक नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा, लियोफोबिक को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल विच वी कैन टेक इज कि हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल ले लिया, ओके, और ये हमने जेलेटिन के साथ या अगर या जेली, ये सारे लियोफिलिक है, जेलेटिन के साथ हम इसे कवर कर देते हैं, ठीक है। अब जेलेटिन के साथ जब कवर करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जब हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जेली इसको यहां तक पहुंचने ही नहीं देगी। अगर ये इसको यहां तक इलेक्ट्रोलाइट को नहीं पहुंचने देगी तो क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। इस तरह से हम लियोफोबिक कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, सो इसके लिए प्रोटेक्शन का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो। प्रोटेक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लियोफोबिक कोलॉइड्स, प्रोटेक्टिंग द लियोफोबिक colloids from precipitation from electrolytes, precipitation from की जगह by लिख लो, by electrolytes। किस तरह से होंगे ये डिस्ट्रॉय, कैसे होते हैं, कौन सा फॉर्मूला करा अभी हमने, protecting the liophobic colloids from precipitation by electrolytes by the formula of or by the process of coagulation, by the process of coagulation, ठीक है। अब जैसे वहां पे फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू हमने दी थी, यहां पे भी हम एक नंबर देते हैं which is known as गोल्ड नंबर। ओके, हम देखते हैं कि जनरली जो गोल्ड के सोल होते हैं उसमें NaCl अगर डालें तो वो इमीडिएटली कोएगुलेट हो जाते हैं एंड द कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। सो कोएगुलेशन कैसे नजर आती है कि अगर गोल्ड सोल का जो कलर है वो रेड से ब्लू चेंज हो गया तो उसका मतलब कोएगुलेशन हो गई है। तो इसीलिए हम इसको बुलाते हैं गोल्ड नंबर है। तो गोल्ड नंबर क्या हुआ, हो गया, आप लिखो इसको, डिफाइन करो गोल्ड नंबर क्या है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड टू just prevent the coagulation of, to just prevent the coagulation of 10 milliliter of a gold sol by adding 10% of NaCl, 10% of NaCl। मतलब इसका क्या हुआ कि कितना प्रोटेक्टिव कोलॉइड हम मिलीग्राम्स में डाल रहे हैं जो कि किसकी कोएगुलेशन को प्रिवेंट कर रहा है, 10 मिलीलीटर ऑफ अ गोल्ड सोल, जो कब होगा कोएगुलेट, अगर हम उसमें 10% NaCl सॉल्यूशन डालते हैं। दैट इज व्हाट गोल्ड नंबर इज। अब ये भी उसी तरह से जैसे फ्लोक्यूलेटिंग पावर और फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, उसी तरह से जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा उतनी ही उसकी प्रोटेक्टिव पावर क्या होती है, कम, ठीक है। जितना ज्यादा गोल्ड नंबर उतनी कम प्रोटेक्टिंग पावर। सो वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। जैसे जेलेटिन का जो गोल्ड नंबर है दैट इज 0.005, 0.005, तो जेलेटिन 0.005। सो जेलेटिन का जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो ज्यादा है। एज इफ वी आर टेकिंग स्टार्च,
तो स्टार्च का होल नंबर इज 20 to 25. सो उसकी प्रोटेक्टिंग पावर जो है दैट इज लेस. ठीक है, सो वी अंडरस्टूड प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स. और गोल्ड नंबर भी कोई इसमें परेशानी तो नहीं है. द नेक्स्ट वी गो ऑन टू टू इंपॉर्टेंट कोलॉइड्स जिसमें से हमें क्वेश्चंस आते हैं. द फर्स्ट वन दैट इज इमल्शंस एंड द सेकंड वन इज जेल्स. छोटा सा क्वेश्चंस क्या होते हैं पढ़े हैं हमने. हाँ, और इसको हम बुलाते हैं लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड्स. दे आर नोन एज liquid in liquid where both the dispersed phase and dispersion medium are liquids. And a very common example of this is milk. अब milk क्या है सुमेधा? लियोफिलिक की लियोफोबिक? फिलिक. So it is not stable. Unstable है ना. इसको स्टेबल करने के लिए हमको इसके अंदर कुछ डालना पड़ता है, which is known as emulsifying agents, right? So emulsions जो है they are generally lipophilic, as a result of which they are unstable. So we are saying that in order to make it stable हम क्या डालते हैं? Stabilizing agents. और इन stabilizing agents को क्या बोलते हैं? Emulsifying agents. इमल्सिफायर्स भी बोलते हैं और इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी बोलते हैं. ये जो इमल्सिफायर्स हैं या इमल्सिफाइंग एजेंट्स है, ये थोड़ी सी क्वांटिटी में किसी भी एक इमल्शन के अंदर डाला जाता है ताकि उसकी कोएगुलेशन इजीली ना हो पाए. ओके, और ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होंगे? अभी हमने करे जेलेटिन. अभी बताती हूँ तुम्हें किस्सा. जेलेटिन, स्टार्च. You will be shocked to hear even soap, right? So ये कुछ around 8 से 10 साल पहले एक कोई मिल्क फैक्ट्री थी जिसमें जिनके जो सैंपल्स थे वो फेल हो गए थे कि उन्होंने एक दावा किया था कि जो दूध हम लोग पैकेट्स में डाल के बेचते हैं उसको तुम 10 दिन भी अगर बाहर रखोगे तो वो फटेगा नहीं, राइट? सो जब उसको देखा गया तो इट वाज सीन दैट उसके अंदर सोप मिक्स किया जाता था. वो जो सोप था वो उसको कोएगुलेट नहीं होने देता था, स्टेबलाइज कर देता था. तो अब अगर आप दूध का पैकेट पढ़ोगे ना, उसमें हर एक कोई भी चीज आप देखते हो, कोई भी चीज खरीदते हो तो उसमें लिखा होता है कि व्हाट ऑल इज प्रेजेंट, राइट? तो उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा इमल्सिफाइंग एजेंट्स उसमें डालने में. नहीं तो अदरवाइज जो शेल्फ वैल्यू मिल्क की होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती. तभी मैंने बोला था कि जो दूध ग्वाले से हम लेते हैं वो जल्दी फट जाता है, व्हेयरएज पैकेज वाला दूध तो देखो कहाँ से चला होता है. फिर यहाँ पे विंटर्स में वो कितने टाइम बाहर भी रखे रखते हैं तो वो फटता तो नहीं ना दूध. सो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस. अब दूध तभी नहीं फट सकता इफ इट इज केप्ट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. 0 डिग्री से सेल्सियस से कम अगर हम उसको फ्रीज करके रखते हैं तब वो नहीं फटना चाहिए. बॉयल होके वो कुछ दिन तक क्यों टिक जाता है? क्योंकि उसपे जो बैक्टीरिया वर्क करते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को कोएगुलेट करने के लिए, वो उस हाई टेम्परेचर पे भी एक्ट नहीं कर सकते और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी एक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, सो ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स बेसिकली इनको क्या करते हैं? इनको इमल्शंस को स्टेबलाइज करते हैं, इन्हें स्टेबल बनाते हैं. 2 तरह के इमल्शंस होते हैं. द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज oil water emulsions, which are also written as O/W, where oil that is going to behave as the dispersed phase, ठीक है, and water is the dispersion medium. Okay, और example, ठीक है. Second, water in oil represented as W/O, ठीक है. Over here water is the dispersed phase and oil is the dispersion medium. An example which we can take is butter. Butter is an example, ठीक है.
अब कैसे पता चले कि ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है, तो उसके लिए हम दो टेस्ट कंडक्ट करते हैं. There are two tests to identify the kind of emulsions. The first test that is known as value test में कुछ भी नहीं है, it's very easy. पानी डाल देंगे हम. अगर पानी डाल के वो डिसॉल्व हो रहा है पानी के अंदर, तो इसका मतलब इट इज ऑयल इन वाटर. पानी डाल दिया, जैसे आप मिल्क के अंदर पानी डालते हो, डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, क्या होगा? इट विल कीप डिसॉल्विंग ना. सो मिल्क इज व्हाट? ऑयल इन वाटर. सो डाइल्यूट टेस्ट क्या बोल रहा है कि इफ इमल्शन डिसॉल्व देन इट इज, अदरवाइज इट इज वाटर इन ऑयल. ठीक है. सेकेंड जो है दैट इज डाई टेस्ट. डाई टेस्ट में हम क्या करते हैं, कोलॉइड के अंदर एक डाई डाल देते हैं, कोई भी कलर्ड डाई. कलर्ड डाई हम कोलॉइड के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, राइट. फिर उसका एक ड्रॉप विजुलाइज करते हैं. अगर वो ड्रॉप कलर्ड नजर आ रहा है तो देन इट इज ऑयल इन वाटर. ठीक है. सो व्हाट आर वी सेइंग, इफ द ड्रॉप इज कलर्ड then it is oil in water, and if the background is colored it is water in oil. So अगर drop colored है तो oil in water, और अगर background color है तो water in oil. ठीक है. इसको एक और नाम भी देते हैं हम. oil in water को हम क्या बुलाते हैं? They are also known as aqueous emulsions. aqueous मतलब पानी ना. So they are known as aqueous emulsions, और water in oil को हम बुलाते हैं oily emulsions. Can you give me more examples of water in oil? एक तो मैंने दे दिया बटर, कोल्ड क्रीम, और कर्ड, चीज, नॉट कर्ड. कॉड लिवर ऑयल. कॉड लिवर ऑयल पता है, जो फिश ऑयल के कैप्सूल्स मिलते हैं, दैट इज ऑल्सो वाटर इन ऑयल. और ऑयल इन वाटर के ऑल एग्जांपल्स दे सकते हैं. वैनिशिंग क्रीम, फेयर एंड लवली, दैट इज ऑल्सो ऑयल इन वाटर. ठीक है. क्लियर हो गया. सो दीज आर इमल्शंस. देन लास्ट इज द लास्ट काइंड ऑफ कोलॉइड्स व्हिच वी आर गोइंग टू डू. दे आर नोन एज जेल. इमल्शन सारे मेडिसिन में वैसे बच्चों को सिरप्स दिए जाते हैं, वो सब इमल्शंस हैं. बेबी सिरप्स होते हैं ना, वो सारे के सारे. खांसी के लिए हम बेनाड्रिल पीते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इमल्शन. ओके. सो दीज ऑल आर इमल्शंस. फिर उसके बाद सोप्स भी इमल्शंस हैं. क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स जो हमने पढ़ा था, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, राइट. देन द नेक्स्ट काइंड दैट इज जेल. व्हाट इज जेल? Liquid is dispersed in solid. यही गलतियां करते हो ना फिर तुम. Liquid in solid. So this is going to be the dispersed phase, and this is the dispersion medium. सबसे कॉमन एग्जाम्पल इतनी देर से लगे हुए हम, जेली, जेलेटिन, स्टार्च, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जेल के. दो तरह के जेल्स होते हैं, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक. ऑलरेडी वर्ड बता रहा है. जो इलास्टिक जेल्स हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी टू स्ट्रेच, और फिर उसके बाद अगर हम छोड़ देते हैं, they come back to their original position. ठीक है. जो नॉन इलास्टिक होते हैं, they do not stretch. इलास्टिक को अगर पानी के अंदर डाल देते हैं तो वो स्वेल अप हो जाता है. This property is known as imbibition. So what is imbibition? It is the property to swell up when kept in water. ठीक है. और जो नॉन इलास्टिक है, they do not show this property. Non-elastic do not show the property of imbibition. Examples देखो इलास्टिक जेल के.
जेलेटिन ये ऑलरेडी डन। एक प्लांट होता है जो जेली की तरह ही होता है, अगर अगर, ठीक है, एंड स्टार्च। अब ये बताओ कि ये लियोफिलिक है कि लियोफोबिक है? लियोफिलिक। सो ऑल आर इंटर रिलेटेड। जेली भी लियोफिलिक, जेलेटिन भी लियोफिलिक, अगर अगर भी और स्टार्च भी, ये सारे वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, देयरफॉर दे आर लियोफिलिक इन नेचर। और नॉन इलास्टिक का एग्जांपल इज सिलिका जेल। सिलिका जेल में जनरली क्रूसिबल्स बनते हैं लेबोरेटरी में, और ये हमने पढ़ा था, अगर याद है आपको, इट्स अ वेरी गुड एब्जॉर्बर, नॉट एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। एब्जॉर्ब कर लेता है ये वाटर को, तो लेदर गुड्स में मॉइस्चर वगैरह को दूर रखने के लिए सिलिका जेल के पाउचेस उसमें पड़े रहते हैं। सेकेंड जो सिलिका जेल का यूज है, दैट इज इट हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस टू हीट। गर्म होता रहेगा, फटेगा नहीं, ठीक है। सो इसलिए ये क्रूसिबल्स बनाने के काम आता है लेबोरेटरी में, जिसमें हाई हीट पे अगर हमको कोई भी मेल्ट करना है सॉल्ट, तो वो हम इसमें करते हैं। तो इसमें एक चीज है कि एक बारी अगर हम इसे हार्ड कर दें तो ये वापस सॉफ्ट नहीं होगा। ओके, सो इरिवर्सिबल होते हैं नॉन इलास्टिक जेल्स। क्लियर हो गया? नॉन इलास्टिक जेल्स दे आर irreversible in nature. So with this we finish the chapter. There are 2-3 important points या questions जो कि आने चाहिए हमें, जो मैंने बोला था कि एंड ऑफ द चैप्टर पे मैं कराऊंगी। फर्स्ट, why does the sky appear blue and sea appears? Why does the sky appear blue and the sea appears green? We already know it is due to Tyndall effect. ठीक है, पर Tyndall effect क्या कर रहा है इसमें, क्यों हो रहा है? That is the question. होता क्या है कि जो स्काई है, एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। जो लाइट आती है सन से, वो डस्ट पार्टिकल्स उसको स्कैटर करते हैं। तो जब उस लाइट को स्कैटर करते हैं तो वो विजिबल रीजन के उस पोर्शन में जाके गिरती है जो कि हमें देखने में ब्लू लगता है, बिकॉज हमारी जो आईज है वो वाली रेज एब्जॉर्ब कर रही है, जिससे हमें स्काई ब्लू नजर आएगा। तो अगर आपको याद है तो विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, सो समथिंग बिटवीन 550 नैनोमीटर्स वाली लाइट जो है वो हम देख सकते हैं, तो इसीलिए वो ब्लू लग रहा है। सेम इज द केस विद सी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, देयर आर सैंड पार्टिकल्स ऑल्सो। तो वो जो लाइट उसके ऊपर फॉल करती है उसको स्कैटर कर देता है। जब वो उसे स्कैटर करेगा तो हमारी आईज में जो रेज फॉल कर रही हैं, दे आर ऑफ द वेवलेंथ जो कि हमें ब्लूइश ग्रीन नजर आए। ठीक है, अनदर क्वेश्चन जो कि सेक्शन में आता है, दैट इज व्हाई अ delta, very important question this is, why a delta is formed? River water meets the sea water. ठीक है, अब हमें ये पता है कि सारे रिवर्स जो हैं वो मर्ज होते हैं इन सी वाटर। जितने भी रिवर्स हैं, चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी है, वो जाके सी में गिरने वाले हैं अल्टीमेटली। ठीक है, अब जो रिवर वाटर है दैट इज अ कोलॉइड। व्हाई? बिकॉज रिवर वाटर कंसिस्ट ऑफ मड और क्ले। तो क्लेई वाटर और मडी वाटर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इट इज अ कोलॉइड। ठीक है, दूसरा, ये रिवर वाटर अपना चल रहा है, जब ये सी वाटर पे जाएगा तो सी वाटर के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट्स है ना उसके पास, MgCl2 है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो उसके पास सॉल्ट्स हैं। अब रिवर वाटर इज अ कोलॉइड, जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे तो कौन सा फिनोमिनन हो जाएगा, कोएगुलेशन। और कोएगुलेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। ये जो
प्रेसिपिटेशन होगी, ये कोलॉइड जब प्रेसिपिटेट हो गया तो ऑब्वियसली क्या होता है, कोई भी चीज अगर प्रेसिपिटेट बनती है, जैसे दूध फट जाता है, पनीर बन गया उसका, तो क्या होता है, पनीर जो है वो ऊपर ऊपर को आ जाता है ना, और उसका पानी जो है वो सारा नीचे रह जाता है, तो लेवल हम देखते हैं उसका इंक्रीज हो गया, बढ़ जाता है थोड़ा सा लेवल। तो उसी तरह से जब यहाँ पे कोएगुलेशन होती है तो यहाँ पे भी पानी का जो लेवल है, जहां पे सी और रिवर मिल रहे हैं, पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो दैट इज व्हाट अ डेल्टा इज। डेल्टा पता है ना आपको क्या होता है? डेल्टा पढ़ा है ज्योग्राफी में जूनियर क्लासेस में कि जब लेवल किसी भी चीज का अनलेवल हो जाए, हमें पता चल जाता है कि सी रिवर में किस साइड से मिल रहा है। दैट इज बिकॉज रिवर और सी का जो मर्जिंग पॉइंट है उसमें थोड़ी सी ड्रिफ्ट रहती है, एक थोड़ा ऊपर रहेगा, एक थोड़ा नीचे रहेगा। सो दैट इज व्हाट डेल्टा इज। सो डेल्टा फॉर्मेशन किस वजह से हो रहा है? इट इज हैपनिंग ड्यू टू कोएगुलेशन ऑफ द मड इन द रिवर with electrolyte present in the sea. As a result of which the river bed rises and the formation of delta takes place. This is an important question. ये भी एक important question है, ठीक है। इसके अलावा कोलॉइड्स के और क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशंस हैं, कितने सारे कर लिए हमने, बहुत सारे जो हम खाते हैं चीजें, They all are colloids. बटर हो गया, क्रीम हो गया, whipped क्रीम हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे colloids हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड, that is also colloid. Medicines, colloids जो हम खा रहे हैं, they all are colloids. Starch, इनके अंदर, किसके अंदर, पोटेटोज के अंदर, राइस के अंदर, ये सब में जो भी स्टार्ची मटेरियल है, that all is colloids, right? So colloids they have a lot of applications. अच्छा, एक और इसका एक और फिनोमिनन है, टूटता तारा, सुना है ना? है ना? बेसिकली टूटता तारा, या आप कह सकते हो कॉमेट्स के टेल्स बोलते हैं उसको, पूंछ तारा जिसे बुलाते हैं हम हिंदी में, टेल ऑफ कॉमेट्स। वो क्या है? ऐसे थोड़ी होता है कि उनकी पूंछ उग गई, नहीं होता ना। क्या होता है कि जो तारा है जब वो ट्रैवल हो रहा है या कॉमेट ट्रैवल हो रहा है, तो डस्ट पार्टिकल्स, स्टार्स क्या है, दे आर नॉट सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, वो लाइट देते हैं, दे आर सोर्स ऑफ लाइट्स लाइक द सन, है ना। तो जब वो लाइट दे रहे हैं तो वो रीजन अर्थ के एक ऐसे रीजन में आ जाते हैं जहां पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स उसकी लाइट को स्कैटर कर देंगे। तो हमने पढ़ा था जब जैसे ये सोर्स है तो स्कैटर हो रही है लाइट, तो एक टिंडल कोन बनता है ना, जब हमने उसमें मिल्क के थ्रू पास करते हुए देखिए उसका इल्यूमिनेटिंग पाथ देखा है, तो वो जो टिंडल कोन है वो उसकी टेल है, वो टिंडल कोन हमें नजर आ रहा है। तो वो टूटता तारा इज नथिंग बट द टिंडल कोन विच कैन बी सीन ड्यू टू व्हाट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। सो वो भी एक एग्जाम्पल है कोलॉइड का। और कुछ हमारा मिस तो नहीं हुआ, फॉग, मिस्ट, रेन, ये सारे हमने पढ़ लिए थे, दे ऑल आर कोलॉइड्स। Rubber is also colloid. So with this we finish this chapter. Now the next chapter which we are going to begin, आपका book के accordingly next chapter है general principles, जिसमें सारी metallurgy है, general principles and processes of isolation of elements। ये वाला जो chapter है ये हम बाद में पढ़ेंगे because it's a very general chapter. First we will start with P block.